जस्टिस काजी फाइज ईसा रेफरेंस पर तफसीली फैसला जारी कर दिया गया है। 224 सिफात पर तफसीली फैसला जस्टिस उमर अता बंदियाल ने लिखा। जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ सदारती रेफरेंस आइन की खिलाफ वर्जी थी। आज़ाद और गैर जानिबदार अदलिया किसी भी महज़्ज़ब माशरे की इक़दार में शामिल है। इसी पर हम बात करेंगे। GNN के नुमाइंदे बाबर अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। बाबर, बताइएगा तफसीली फैसले में मजीद क्या लिखा है? जी, सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस काजी फाइज ईसा केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया, जिसमें वजूहात तहरीर की गई है कि किस बुनियाद पर जस्टिस काजी फाइज ईसा केस को FTR को भेजा गया था। इसके अलावा फैसले में जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस को बदनीयती के बजाय आइन और कानून की खिलाफ वर्जी करार दिया गया है और कहा गया है कि फैजाबाद धरना केस में नजरसानी दरखास्तों की बुनियाद पर रेफरेंस को बदनीयती नहीं कहा जा सकता, बदनीयती के शवाहिद के तौर पर पेश नहीं किया जा सकता। और ये भी कहा गया है कि कोई शक नहीं कि जजेस के खिलाफ रेफरेंस को खुफिया रखना चाहिए। जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस बदनीयती पर मबनी करार नहीं दिया जा सकता और ना ही इसे ये रेफरेंस फैजाबाद धरने केस की बुनियाद पर है। ये रेफरेंस लंदन जायदादों की बुनियाद पर दायर किया गया है। फैसले में ये भी कहा गया कि सदर आइन के मुताबिक स्वाबदीदी इख्तियारात के इस्तेमाल में नाकाम रहे हैं, जबकि 224 सफ़ात पर मुश्तमिल ये फैसला जस्टिस उमर अता बंदियाल ने तहरीर किया, जिसमें कहा गया कि आज़ाद और गैर जानिबदार अदलिया किसी भी महज़्ज़ब माशरे की इक़्तिदार में शामिल है। इसमें तमाम जो पहलू जस्टिस काजी फाइज ईसा के वकला की जानिब से रेफरेंस की समाअत के दौरान उठाए गए थे, उनकी तमाम जो तरतीब वाइज है उनकी वजूहात तहरीर की गई हैं। जासूसी और एविडेंस जो जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ सदारती रेफरेंस पे पेश किए गए थे, उनकी आईनी हैसियत पर भी वजूहात तहरीर की गई हैं। ये इंतहाई अहम बातें हैं। पूरा तफसीली फैसला 224 पेजेस पे ये मुश्तमिल है, लेकिन जो अहम बातें इस पे सामने आई हैं, सबसे अहम बात यह है कि जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ सदारती रेफरेंस आइन की खिलाफ वर्जी था। आज़ाद और गैर जानिबदार अदलिया किसी भी महज़्ज़ब माशरे की इक़्तिदार में शामिल है। फैसले में यह भी कहा गया है कि सदर आइन के मुताबिक सवाबदीदी इख्तियारात इस्तेमाल करने में नाकाम रहे। बाबर अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। बाबर, फैसले में ये भी तहरीर है कि जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस बदनीयती पर मबनी करार नहीं दिया जा सकता और इसी सिलसिले में जो एक अपील की गई थी या जो ख़त भी लिखा गया था, उसमें यही कहा गया था जस्टिस काजी फाइज ईसा की जानिब से कि ये जो रेफरेंस है ये है ही बदनीयती पर मबनी। देखें, ये जस्टिस काजी फाइज ईसा का सारा केस ही जासूसी और बदनीयती की बुनियाद पे था। उनका मौक़िफ़ था कि मेरे खिलाफ जो रेफरेंस बनाया गया है वो फैजाबाद धरना केस के बाद, उसके फैसले के बाद बनाया गया है, लिहाजा ये केस बदनीयती पर मबनी है। और इसके अलावा उन्होंने ये इल्ज़ाम भी लगाया था कि मेरी और मेरे अहले खाना की जासूसी की गई और जासूसी के ज़रिए ये जो मेरे खिलाफ शवाहिद हासिल किए गए हैं, ये रिकॉर्ड हासिल किया गया है। ताहम इसमें भी अदालत उज़्मा ने तफसीली तौर पर वजूहात तहरीर की हैं कि किस बुनियाद पर इन बातों को जासूसी नहीं करार दिया जा सकता और किस अदालत का ये भी कहना था कि फैजाबाद धरना केस को शवाहिद के तौर पर इस रेफरेंस में पेश नहीं किया जा सकता कि फैजाबाद धरना केस की बुनियाद पर ये रेफरेंस बनाया गया है, क्योंकि ये रेफरेंस लंदन जायदादों से मुतल्लिक है। और फरीकैन की तरफ से कोई रद्द-ए-अमल आया अभी तक इस पर? देखें, अभी तक इस हवाले से रद्द-ए-अमल नहीं आया, लेकिन क्योंकि केस सारा उनका इसी बुनियाद पे था, जस्टिस काजी फाइज ईसा के वकला हुकूमत के लिए इन जो दलाइल थे इन पर अगर वजूहात तहरीर हो जाती, सुप्रीम कोर्ट जस्टिस काजी फाइज ईसा के वकला के उनके हक में ये दलाइल देते, फैसला जारी कर देते, तो हुकूमत के लिए ये खासी खतरे की बात थी। लेकिन अब चूंकि अदालत उज़्मा ने इस रेफरेंस को बदनीयती की बुनियाद पर कहा है कि ये रेफरेंस बदनीयती की बुनियाद पर नहीं दायर किया गया, हर फरीक को ये हक हासिल है कि वो किसी फैसले के खिलाफ नजरसानी की। लेकिन बाबर अब्बासी, बेशक लीगली तो किसी को भी सेटबैक का इसमें सामना नहीं करना पड़ा, लेकिन अगर एथिकली देखा जाए, अखलाकी तौर पर, तो फैसले में जो ये बातें की गई हैं कि सदर आइन के मुताबिक सवाबदीदी इख्तियारात इस्तेमाल करने में नाकाम रहे या आइन की खिलाफ वर्जी थी, इनसे तो फर्क पड़ेगा अखलाकी एतबार से।
देखिए, हुकूमत को आईनी और कानूनी महाज पे भी एक बड़ी शिकस्त हुई है इस फैसले के बाद। जो थोड़ी कामयाबी मिली है, जरूर उनकी बचत हो गई है, लेकिन उसके बावजूद भी ये जो अल्फाज है सुप्रीम कोर्ट के फैसले में तहरीर किए गए हैं, इसके भी हुकूमत के लिए संगीन नताइज हैं। इसके अलावा आइंदा के लिए जो अदालत की आज़ादी के खिलाफ जो इक़दाम उठाए जाते थे, उनके रास्ते में भी ये फैसला एक बड़ी रुकावट होगी। बाबर, आप ये भी बताइएगा, आपकी कुछ जो माहिर कानून है किसी से बात हुई हो, जैसे कि आप खुद भी कह रहे हैं कि अब इस केस को एक प्रेसिडेंट के तौर पर देखा जाएगा कि मुस्तकबिल में अगर ऐसा कोई रेफरेंस कोई सदर के पास आएगा तो उन्हें पहले सोचना पड़ेगा, इस केस को प्रेसिडेंट के तौर पर सेट किया जाएगा? देखें, ये एक मिसाल बन चुकी है और ये मिसाल हमेशा के लिए कायम रहेगी। अगर कोई भी शख्स के जज के खिलाफ रेफरेंस दायर करने का सोचेगा तो उसको तमाम पहलू को मद्देनजर रखना होगा, क्योंकि इस फैसले के बड़े दूरस्थ नताइज हैं। ये फैसला सिर्फ जस्टिस काजी फायज ईसा की हद तक नहीं है, बल्कि पूरी अदलिया के लिए है। अदलिया के किसी भी जज के खिलाफ कोई अगर हुकूमत सदारती रेफरेंस लाने का इरादा रखती है या लाना चाहेगी, तो उससे कबल हुकूमत को इन तमाम पहलू को देखना होगा कि ये पहलू नजरअंदाज जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले में जिनमें सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन दी हैं, उनको नजरअंदाज तो नहीं किया जा रहा। हुकूमत को ये भी देखना होगा कि जज के खिलाफ जो मवाद इकट्ठा करके रेफरेंस की सूरत में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भेजा जाएगा, वो मवाद कैसे इकट्ठा करेगी हुकूमत, क्योंकि तमाम जो पहलू हैं, जस्टिस काजी फायज ईसा ने अपने खिलाफ रेफरेंस में बहुत से सवालात उठाए थे जिनके जवाबात हुकूमत के पास उस तरह से नहीं थे। आपको याद होगा कि साबिक अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर खान इसी केस के दौरान ही अदालती सवालों के जवाब देने में नाकाम रहे थे और बेबसी का उन्होंने इजहार भी किया था। बाद मौकों पर वो ब्लश भी हो गए थे, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी खासी नाराज हुई थी। बाद में फरोग नसीम ने अपनी बाबर साथ ही रहिएगा। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मियां शाहिद ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। मियां शाहिद, बहुत ही अहम ये मामला, बहुत ही अहम केस जिसका तफसीली फैसला जारी कर दिया गया है। अब डिपेंड ये करता है कि इसकी इम्प्लिकेशंस, इसके असरात क्या होंगे, खासकर जो दोनों जानिब के वकला हैं वो इस पर अब क्या रद्द अमल देंगे। सलमान, देखें, जब ये इसकी समाअत चल रही थी तो उस वक्त ही ये बात जो थी सामने आई थी और रिमार्क्स भी आए थे मुअज़्ज़ज़ अदालत की जानिब से कि जिसके असरात जो है वो दूर रद्द होंगे और इसके जो असरात हैं वो वजूहात पर होंगे। आज जो फैसला जारी किया गया है इसमें वजूहात बयान की गई हैं कि वजूहात क्या हैं इस रेफरेंस को उड़ाने की, और उसमें जो है वो फैसला जो है वो उसको कंक्लूड किया गया है, जिसमें कहा गया है कि शायद आपको इंटरप्ट करेंगे, आप साथ ही रहिएगा। हमारे साबिक अटॉर्नी जनरल इरफान कादिर साहब हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। इरफान साहब, फरमाइएगा, ये जो तफसीली फैसला आया है, आपकी ज़ाहिर नज़र से गुजरा होगा, हम टीवी पर दिखा भी रहे हैं, इसके क्या आने वाले दिनों में असरात होंगे, इम्प्लीकेशंस होंगी? मेरे तो जी जब ये मुख्तसर फैसला आया था तब भी बहुत तहफ़्फ़ुज़ात थे और मैंने उस वक्त भी ये कह दिया था कि ये बहुत वक्त लगेगा इनको तफसीली फैसला लिखते हुए, लेकिन तफसीली फैसला चूँकि उस मुख्तसर फैसले की तायीद है और उन्होंने मजीद उसमें रीजंस देने की कोशिश की है, जिससे कि उन्होंने वो जो मुख्तसर फैसला है उसको जस्टिफाई करने की कोशिश की है। तो मेरे जो रिजर्वेशंस हैं वो इस पे हैं और वो ये हैं कि मसलन सदर पाकिस्तान जो है वो आइन में साफ तौर पे लिखा हुआ है कि वो किसी भी अदालत को, सुप्रीम कोर्ट को वो जवाबदेह नहीं है और उनके जो फंक्शंस हैं उसमें सुप्रीम कोर्ट उनको कुछ नहीं कह सकता। और अगर सदर पाकिस्तान सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को एक मामला इंक्वायरी के लिए भी रेफर नहीं कर सकते, तो फिर सदर पाकिस्तान की जो एक आइन में जो उनको प्रोटेक्शन दी गई है उसकी तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले से नफी कर दी। अच्छा इरफान कादिर साहब, कहा तो यही जाता है कि सदर मुमलिकत जो है वो तो सिर्फ एक तरह से फॉरवर्ड करते हैं इसको, उनको आता है रेफरेंस, वो फॉरवर्ड कर देते हैं। बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। मैं समझता हूँ कि जो लोग ये कहते हैं उनको अदराक ही नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन का। पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन में गो के सदर वजीर आजम के मशवरे पे चलती है, लेकिन पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन का सब आर्टिकल 2 ऑफ आर्टिकल 48 जो है वो आज भी इंटैक्ट है। सर आपको याद होगा कि जब उस मुशर्रफ दौर के अंदर भी जब उस वक्त के चीफ जस्टिस थे, उनके खिलाफ रेफरेंस जो आया था तो उसमें यही कहा गया था कि भाई मैं तो, यानी मुशर्रफ साहब ये कहते थे कि भाई मैं तो पाबंद हूँ कि बस आए रेफरेंस और मैंने आगे कर देना है, जाएं जाके वजीर आजम से पूछें।
वो जो फैसला था इफ्तिखार चौधरी साहब वाला, वो भी बिल्कुल गलत फैसला है, मैं उसको भी नहीं मानता। मैं समझता हूँ कि वो कॉन्स्टिट्यूशन से ही मुतसादम है, गलत है, क्योंकि उन्होंने जनरल मुशर्रफ ने जो मामला रेफर किया था सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को, उस पर तो इंक्वायरी आज तक नहीं हुई। उस पर वन वे और दी अदर इंक्वायरी करते या उनको एक्सोनरेट करते, कहते कि उन्होंने कुछ नहीं किया, और या उस पर इंक्वायरी जो है वो यानी इंक्वायरी करते और इंक्वायरी करके वन वे और दी अदर फैसला करते हैं। लेकिन इरफान कादरी साहब, अब ये फैसला तो आ गया है जिसमें ये वाज़े तौर पे कहा गया है कि सदर आइन के मुताबिक जवाबदीदी इख्तियारात इस्तेमाल करने में नाकाम रहे हैं और सदारती रेफरेंस आइन की खिलाफ वर्जी थी। अब अखलाकी एतबार से कितना ये वीक ग्राउंड हो गया है सदर पाकिस्तान के लिए? मैं समझता हूँ कि ये सदर की तज़हीक है, और अगर ये बात दुरुस्त है तो फिर सदर की इम्पीचमेंट होनी चाहिए। देखें ना, सदर की तो ये तज़हीक हुई है इस तरह के फैसले से, और अगर सदर की तज़हीक नहीं है तो फिर सदर को भी इस चीज पे गौर करना चाहिए। और यहाँ फिर अगर सदर ने वाकई ये इतनी गलत चीजें की हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, तो फिर उनका सदर रहने का कोई हक ही नहीं है उनको। तो ये तो फिर मामला इरफान कादिर साहब, अब ये ज़ाहिर है आईनी मामला तो है, ये कानूनी मामला भी है, ये तो अब लग रहा है कि आने वाले दिनों में शायद ये सियासी मामला बन जाए और अपोजिशन इस पर जो है वो रद्द-ए-अमल देना शुरू कर दे। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा सियासी मामला बन जाएगा, और इस पे सियासी रशाकसी जो है ना, पीछे अदलिया के जो आपस के जो डिफरेंसेस अदलिया में पैदा हुए थे, पाकिस्तान की सियासत पिछले 10-12 साल से इन्हीं इश्यूज पे हो रही है। मसलन जब इफ्तिखार चौधरी साहब को जनरल मुशर्रफ ने निकाल दिया था तो अदलिया की बहाली पे सारी सियासत हुई थी, तमाम पार्टी अदलिया की बहाली पे सियासत कर रहे थे 2008 में, लेकिन चूंकि मुहतरमा बेनजीर भुट्टो जो है वो शहीद कर दी गई थी, लिहाजा उस वजह से पीपल्स पार्टी को ज्यादा कामयाबी होगी क्योंकि उनको बहुत सारा सिंपैथी वोट मिला था। अच्छा इरफान कादिर साहब, अब ये बताइए, क्योंकि आपने कहा है कि इम्पीचमेंट की जा सकती है, तो उसका फिर हम ये नहीं कह रहे कि हो, मकसद ये नहीं कि आपने क्योंकि कहा है कि जो फैसले में लिखा है उससे तज़हीक हुई है सदर मुमलिकत की, तो अगर इम्पीचमेंट होती है फिर उसका क्या प्रोसेस होता है, कौन इसको इनिशिएट कर सकता है? इम्पीचमेंट जो है होनी चाहिए। मैंने ये कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट ठीक कहती है कि सदर अपने फराइज़ मनसबी में नाकाम रहे हैं, तो फिर ये बड़ी सीरियस बात है। गो कि मैं सुप्रीम कोर्ट से एग्री नहीं करता, मैं समझता हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशनली सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की ड्यूटी है कि वो सदर के अहकामात को उस पर अमल करें, और सुप्रीम कोर्ट के जो मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के देखने के हैं वो सुप्रीम कोर्ट उस पर इंटरफियर नहीं कर सकती। मैं बिल्कुल एग्री नहीं करता इस मंतक से जो इन्होंने इस फैसले में शुरू में शॉर्ट ऑर्डर से दिया था और जो अब लॉन्ग ऑर्डर से। इरफान कादिर साहब, अब इस फैसले के बाद क्योंकि ये इससे हुकूमत पे एक तरह का सवाल उठा है, नीयत के ऊपर, इंटेंशन के ऊपर भी सवाल उठा है, फिर सदर के ओहदे पे भी सवाल उठ गया। अब हुकूमत क्या कर सकती है, आईनी एतबार से क्या ऑप्शंस है हुकूमत के पास, और किस तरह से अगर अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराना चाहे कैसे करा सकती है? देखें, हुकूमत इसमें कोई भी मेरा नहीं ख्याल इस पोजीशन में नहीं है कि हुकूमत एहतजाज कर सके, क्योंकि हुकूमत की कमजोरी जो है वो तो यहाँ है कि अगर सुप्रीम कोर्ट इस तरह के अहकाम जारी करे जिसमें कि सबसे बड़ा जो हेड ऑफ स्टेट है उसको भी वो बिल्कुल इनफेक्टिव कर दे सुप्रीम कोर्ट, और हुकूमत उस पर कुछ भी ना कर सके, तो आप इससे अंदाजा कर सकते हैं कि हुकूमत जो है वो किस कदर मुश्किल पोजीशन में गालिबन नजर आ रही है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इरफान कादिर साहब हमारे साथ मौजूद, और इससे पहले ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मियां शाहिद और बाबर अब्बासी हमें अपडेट करे थे। आप सबका बहुत शुक्रिया।